पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले रूबरू होते हैं धर्म नगरी हरिद्वार से, इसी पावन नगरी से। यहाँ मठ है, मंदिर है, संत है और है माँ गंगा, और इन्हीं के बीच में है एक राजनीति। हरिद्वार सीट बहुत बड़ी सीट मानी जाती है। नमस्कार, मैं आपके साथ राव शफात अली। हमारे खास कार्यक्रम मूड ऑफ द नेशन में आज हम चर्चा करेंगे हरिद्वार सीट की। और इस वक्त जो मुकाबला है, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, लेकिन यहाँ भी निर्दलीय मजबूती के साथ मैदान में डटे हैं। यहाँ जनता की राय क्या है, चुनाव का माहौल क्या है, नेताओं के वादे क्या हैं, दावे क्या हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए आज खबरें अभी तक की टीम पहुंची है धर्म नगरी हरिद्वार में। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे जो यहाँ टूरिस्ट भी हैं, क्योंकि टूरिस्ट नगरी माना जाता है, धर्म नगरी माना जाता है। मां गंगा के दर्शन करने के लिए सब लोग आते हैं। उसके साथ ही यहाँ विकास कार्यों को लेकर के जो स्थानीय जनता है वो क्या सोचती है, नेताओं के दावे क्या हैं, क्या बीजेपी को कौन पसंद करता है, कांग्रेस को कौन करता है, और किसने सत्ता पर बैठकर के इस पूरे उत्तराखंड का, देश का या फिर स्थान का विकास किया हो। हमारे साथ है विशाल गर्ग जी, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, विभाष मिश्रा जी कांग्रेस से हैं, और यूथ कांग्रेस से भी हैं खुराना जी। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। अभी जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है चुनाव को लेकर के, किस तरह का चुनाव प्रचार है। आपसे स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अभी हरिद्वार सीट की बात अगर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मौजूदगी यहीं पर है, तो दावा किया जा रहा है कि मजबूत प्रत्याशी उतारा है पार्टी ने, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या दम है इन दावों में? देखिए, मेरा ये कहना है कि हरिद्वार लोकसभा में करीब 14 विधानसभाएं आती है, जिसके अंदर 11 विधानसभा हरिद्वार से और 3 विधानसभा जो है वो देहरादून से पड़ती है। इसमें धर्मपुर, डोईवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की और रानीपुर, ये जो 6 विधानसभाएं हैं, हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इन सभी विधानसभाओं से बड़े मार्जिन के साथ आगे आते हैं। मंगलौर और कलियर 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसके अंदर हमें थोड़ा टक्कर करनी पड़ती है। और उसके अलावा इस बार झबरेड़ा, खानपुर में भी हम लोग जो है वो बिल्कुल बराबरी पे जाएंगे। तो हरिद्वार से जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और सभी ने उनका उत्तराखंड का शासन देखा है, उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति देखी है, और उनके हरिद्वार लोकसभा में आने से सभी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश और उत्साह का माहौल है। और मेरा ये दावा है कि हम लोग जो है हरिद्वार लोकसभा की जो सीट है वो 3 लाख से 3.5 लाख मतों के अंतर से 100% जीतने वाले हैं। चलिए, आएंगे आपके पास, जीरो टॉलरेंस पर भी आएंगे। कांग्रेस की तरफ से आप अपना पक्ष रखेंगे। विशाल जी तो दावा कर रहे हैं कि 3 से 3.5 लाख वोटों से यहाँ जीत दर्ज हो रही है भाजपा। देखिए, 400 का पार नारा लगाने वाली पार्टी से हम पूछना चाहते हैं कि आप किन उपलब्धियों के साथ 400 का नारा लगा रहे हैं। आप बताइए, भारत का युवा पूछता है कि आपने जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष जो रोजगार देने की बात करी थी उसका क्या हुआ। भारत की जनता ये भी जानना चाहती है कि जो गरीब जनता है, जिसको आपने वादे किए थे कि महंगाई हम कम करेंगे, 400 का सिलेंडर आज 1000 के ऊपर पहुंच गया है। क्या आपके पास कोई जवाब है उन गरीब लोगों के लिए? क्या रोजगार की बात करें, कितने करोड़ आपने रोजगार दिए आज तक? तो जो जिन मुद्दों को लेकर के आप आए थे देश में राज करने के लिए, उन मुद्दों पर आप कहां तक खरे उतरे हैं? महंगाई की बात रही, आप जिन भ्रष्टाचार की बात करते हो, जिन भ्रष्टाचारियों की वजह से आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और हम अपनी सरकार में उनको सबको जेल भेजेंगे, आप उन्हीं भ्रष्टाचारियों को जो 70 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में लेकर आते हो और उनको पता नहीं कौन सा वॉशिंग मशीन लेकर आया, आप सारे पाप धुल जाते हैं उनके। और ऐसे भ्रष्टाचारियों के लोगों को लेकर के आप सरकार बनाने में विश्वास रखते हो। आप मानने के कोई वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास? आप यूथ कांग्रेस से हैं, क्या चाहेंगे कि क्या यूथ के लिए कि पहली जो सरकारें रही हैं, भाजपा तो कहती है कुछ भी नहीं किया, ना नौजवानों के लिए, ना बुजुर्गों के लिए, ना महिलाओं के लिए, क्या लगा? देखिए, यूथ में आजकल जो बीटेक करके बैठा है आदमी, वो बीटेक टिक्की की दुकान खोल रहा है, जो पीएचडी करके बैठा है, पीएचडी वाला कड़ी चावल बेच रहा है। तो ये हमें मतलब इतना बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ गई है। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर पाए, तो सांसद रहते हुए क्या करेंगे? ये जो मोदी जी की गारंटी है लोगों को डुबाने की, लोगों को बर्बाद करने की, इनकी गारंटी फेल हो चुकी है। जो राहुल गांधी जी ने गारंटी दी है 30 लाख जो नए मतलब यहाँ पे लोग हैं उनको नौकरियां देगी,
ये जो अग्निवीर योजना है ये बंद करेगी, क्योंकि आदमी 6 महीने की प्रैक्टिस करते हुए 5 साल की प्रैक्टिस करते हुए सैनिक से कैसे लड़ेगा। ये आप किसी को मतलब शहीद करने के लिए सरहद पे भेज रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की आ रही है देश में। दावे तो हर बार सबकी तरफ से होते हैं, लेकिन यह है कि ज़्यादातर बीजेपी की तरफ ही जाएगा। बीजेपी की तरफ मतलब क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी ने देश के लिए काम किया है, नौजवानों के लिए काम किया है, कुछ थोड़ा देखिए, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रहता है, क्योंकि करना तो सभी ने कुछ होता है। मैं वकील हूँ तो मुझे खुद ही सोचना है कि मुझे कैसे काम करना है, हर किसी ने अपना सोचना है। कुछ लिमिटेड होती हैं उनके लिए, कोई किस पूरा बेरोजगारी मुंशी प्रेमचंद के ज़माने में भी थी, मेरे ज़माने में भी है और 5 साल 10 साल बाद भी रहेगी, तो इसको ओवरऑल कोई कम नहीं कर सकता। मुझे सर मोदी जी दिख रहे हैं। मोदी जी जीतेंगे। आपके लिए काम किया, जनता के लिए काम किया, सब काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, नेक नहीं बहुत अच्छा किया। आपने देखा होगा कि राम मंदिर बना था, कश्मीर अपने हाथ में आ गया। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मगर यही बहुत हो गया। और नहीं, सब जितने पहले जनता थी उनने आज तक नहीं किया, किसी नेता ने नहीं किया। मतलब पहले किसी नेता ने कुछ नहीं किया। चाचा आप भी कुछ बोलेंगे, क्या 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 लग रहा है आपको? देखो, बीजेपी ने जो किया, हमें 10 लाख रुपए दिए हमारे लड़कों को मकान बनवाने के लिए। 10 लाख रुपए दिए बीजेपी ने? कहाँ से दिए? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए मकान बनवाने के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, आवास योजना से। अच्छा अच्छा। हमें सबसे बढ़िया बीजेपी लगी है और वो कार्य अच्छा कर रही है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से लगातार देश विकास की ओर अग्रसर है। और मेरा ये कहना है कि हम लोग मोदी जी के नाम से भी वोट नहीं मांग रहे हैं, हम लोग वोट मांग रहे हैं भारत को देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। हम लोग वोट मांग रहे हैं भारत को अर्थशक्ति बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, जो भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया जा रहा है। सऊदी अरब में आज भगवान राम के मंदिर बन रहे हैं। 550 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण यहाँ पे किया गया। कितने कार सेवकों ने अपना बलिदान किया था। धारा 370 को हटाने का काम किया गया, CAA लाने का काम किया गया, NRC लागू करने का काम अगली सरकारों में किया जाएगा। तो देखिए, ये सभी योजनाएं देश को कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए देश को, और हम लोग विकास के मॉडल के ऊपर पूरा देश जो है आज रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे आप कितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू करी गई हैं, आप सड़क राजमार्ग देखिए, जगह जगह पे आप एक्सप्रेस हाईवे देखिए। देश जो है आज विकास की राह पे अग्रसर है। कोविड काल में आप देखिए 220 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने का काम किया गया, और पहले कहीं हम वैक्सीन को ढूंढते फिरते थे, आज देश ने खुद की 9 महीने के अंदर वैक्सीन। रोजगार कितने दिए? रोजगार देखिए किससे चंदा लिया आप? ये 500 करोड़ रुपए वैक्सीन वाले से चंदा लेके पानी के इंजेक्शन लगवा दिए, जिससे युवा हार्ट अटैक हो रहे हैं युवाओं को। मैं अपने भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूँ कि ये 2 करोड़ युवाओं के बारे में कोई इनके पास कोई लिस्ट है कि कितने इन्होंने जो है रोजगार दे दिए? ये मान लिया जाए कि ये जुमलेबाजी करते हैं। पिछले चुनाव में भी इन्होंने जुमलेबाजी करी थी, हम 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। क्या इनके पास कोई भी आंकड़ा है क्या? इनके हिसाब से इनके हिसाब से चुन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेके आ रही है। हम 2014 से 2019 में आए थे तो और ज्यादा सीटों से आए थे। महिलाओं की बात सुन लेते हैं। आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है, उस पे ये बात नहीं करते। आज देश में बेरोजगार घूम रहे हैं, उस पे ये बात नहीं करते। आज किसानों की क्या बुरी हालत है, किसानों के लिए कील बिछाते, उस पे ये बात नहीं करते। इन्होंने जो वायदे किए थे 5 साल पहले, उस पे बात नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते। आज जनता त्रस्त है। ये अपने किसी भी भाषण में ये नहीं कहते कि हमने इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। ये कभी अपने भाषण में नहीं कहते कि हमने महंगाई को कम किया। ये कभी नहीं कहते कि हमने भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई लगाम लगी। ये सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है, ये केन प्रकारेण सिर्फ सरकार बनानी है। 2014 तक हुआ, उसके बाद एक भी आप अपने भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल करा रहे हो, उनके घर ईडी भेज रहे हो, उनके घर CBI भेज रहे हो और उन पे दबाव बना रहे हो। CBI जो है वो ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये आरोप ऐसा नहीं कि यहाँ से कि आप ऐसे वक्त में ईडी और CBI आपको बताना चाहूंगा, ईडी और CBI जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका। आज देश में कहीं ना कहीं न्यायपालिका अपना काम खुद करती है। उसको सरकारों का उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये बिल्कुल इनका, यही केजरीवाल कह रहा था
और 8-8 सम्मन आपके पास जा रहे हैं, आप ईडी का जवाब नहीं दे रहे, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 100-100 करोड़ रुपए शराब का घोटाला कर रहे हैं, घोटालों के साथ आप चुनाव लड़ने का काम करते हैं, तो अपने आप ईडी जो सीबीआई है वो अपना फैसला अपने आप करेगी। जो आरोप लग रहे हैं और वो उसी आरोपी को टिकट दे रहे हैं, कैसी बात करते हैं ये लोग? कुछ हमने कब ये केजरीवाल के आरोपी को, केजरीवाल के आरोपी को, एक बात सुनिए विशाल जी, ये सुन लेते हैं क्या केजरीवाल के आरोपी जो 100 करोड़ रिश्वत दिया उसका इन्होंने टिकट देने का काम कर रहे हैं, चुनाव लड़वाने का काम कर रहे हैं, और 100 करोड़ उससे जो है इन्होंने चंदा ले लिया, उससे 100 करोड़ चंदा ले लिया और नाम केजरीवाल के लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है, मेरा भाई कह रहे हैं मोदी जी के यहाँ आज लगभग प्रत्याशी कांग्रेस से गए हुए हैं। पहले उनको कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, नरेंद्र मोदी जी मंच पे खड़े होकर के भ्रष्ट बताते हैं, कहते हैं चक्की पीसिंग, उसके बाद उसको अपने यहाँ बुला के या तो प्रवक्ता बना देते हैं या तो टिकट दे देते हैं। तो ये जुमले की सरकार है, इस जुमले की सरकार को हटाने के लिए जनता पूरी तरह से मन आएंगे आपके पास। थोड़ा सा इस सीट का एक जो अतीत है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल साल 1987 की बात करते हैं तो यहाँ से 2 बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में थे, रामविलास पासवान और क्योंकि उनका देहांत हो चुका है, और मायावती सुप्रीमो बसपा की, वो यहाँ से चुनाव लड़ी। हालांकि वो चुनाव हार गई थी, राम सिंह सैनी यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन मायावती ने एक बार फिर से 1991 में चुनाव लड़ा, वो फिर हार गई। लेकिन यहाँ चर्चा ये होती है कि जो जीतता है उसकी तो चर्चा होती है, पर जो यहाँ से हार जाता है वो भी राजनीति में अपना बड़ा मुकाम हासिल करता है। और ये वही 2 उदाहरण है, बसपा सुप्रीमो मायावती और रामविलास पासवान जैसे नेता हरिद्वार में चुनाव लड़ चुके। साल 2004 की बात करते हैं, 14वीं जो लोकसभा है उसका चुनाव हो रहा था। उस वक्त क्योंकि उत्तराखंड तो बन चुका था 9 नवंबर 2000 को, 2004 में यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए तो सपा के खाते में ये सीट चली गई 2004 में। ऐसा पहली बार हुआ था और जो बड़ी पार्टियां थी, बीजेपी या कांग्रेस या दूसरे दल, वो देखते रह गए कि आखिर ये समीकरण बदले क्यों। इस पर नजर डालेंगे क्योंकि उस वक्त एक आंदोलन चला था कि हरिद्वार को यूपी में मिलाया जाए, वो उत्तराखंड में शामिल नहीं होना चाहते। और उस वक्त सपा के प्रत्याशी जो बाड़ी हैं वो जीत करके आए थे, लेकिन सिर्फ 2004 में ही एक सीट यहां से समाजवादी पार्टी ने जीती। उसके बाद यहां 2009 में कांग्रेस के हाथ में ये सीट आई, 2014 की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में आई, 2019 की बात करते हैं तो ये सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में आई। और इस बार फिर से चुनावी मैदान में बड़े दिग्गज खड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, वो इस सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और वीरेंद्र रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं, वो इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और खास बात यह है कि इस सीट पर बड़े दिग्गज सांसद बनकर के सदन तक पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, उसके बाद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक 2 बार यहां से चुनाव जीते हैं। तो ये सिनेरियो है बहुत ही दिलचस्प, इस हरिद्वार सीट का सिनेरियो है। 14 विधानसभाएं पड़ती हैं और यहां की राजनीति दूसरे और प्रदेशों से थोड़ा सा अलग नजर आती है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा आज रोजगार का है, महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है। ये आरोप जो लग रहे हैं, इन आरोपों में कितनी देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लोकसभा चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं, और आज की डेट में जो मुद्दा है वो नरेंद्र मोदी जी का विकास है। पूरे देश के अंदर जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास देखा है। नरेंद्र मोदी जी का जो चलता जा रहा है, देखिए मेरा ये मानना है कि इसी कह रहे हैं कि महंगाई से कोई मतलब नहीं, महंगाई से कोई बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि राष्ट्र का चुनाव है तो मुद्दे की महंगाई, भय, भूख, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, ये तो बड़ी शर्म की बात है। मोदी जी असल में भाई का दोष नहीं है इसमें। इस देश की गरीब जनता जाएगी कहाँ, जिन्होंने इस सरकार से उम्मीद करी थी कि ये जब आएंगे तो ये महंगाई कम होगी। ये यहाँ के युवाओं ने उम्मीद रखी थी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। वो अब क्या करें? अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव पर चर्चा चल रही है, युवाओं की भी बात हुआ। मैम जैसे मैम ने कहा महंगाई चल रही है, वैसे पहले महंगाई नहीं थी। पहले मेरे पापा है कम से कम काम करते हैं, पहले 4000 रुपये सैलरी थी, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो आप। चाहे कांग्रेस, आपने कहा महंगाई ऊपर, ठीक है ना कि महंगाई है, महंगाई कहाँ है बताओ। अगर मान लो महंगाई है तो हम नहीं पल रहे हैं, हम तो पल रहे हैं, हमें तो लगता नहीं महंगाई है कहीं, बताओ। मेरे पापा 12,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है। नहीं, अब आपको क्या लग रहा है कि काम हुआ है? हाँ काम हुआ है। पहले हमारे युवाओं को रोजगार मिले। आप भी अकाउंट्स में हैं? नहीं, मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, अभी पढ़ाई करता। हाँ जी।
मैम कह रही है कि ये हुआ, पहले साइकिलों पर धक्के खाने पड़ते थे, मतलब कि झटके लग रहे हैं, अब तो नहीं लग रहा। आप रोशनाबाद में देख लो, ये तो कह रहे हैं कि रोजगार बढ़े हैं, रोजगार की कोई दिक्कत नहीं, सैलरी बढ़ी है। ये आजकल ये क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है इनके पास, इन्हें कुछ नहीं पता, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान चल रहा। आप ये देखिए, मोदी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, ये बाद में ऐसे लोग ही 90 करोड़ में 10 करोड़ में आ जाएंगे अगर 2024 में मोदी जी आए। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। आप सोचिए, 80 करोड़, हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या 125 करोड़ है, जिसमें से 80 करोड़ को भिखारी बना चुके हैं, और जो इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके बैठे हैं। ये क्या, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बहुत चर्चा होती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या है? क्या इसी के जो मैसेज है वो आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं बिना उसको उसकी सत्यता जांचे? मेरा ये कहना है कि ये आपका मानना है, हमारा मानना ही। देश का युवा जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देश का जो युवा है वो आज राष्ट्रवादी है, देश का युवा नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और आने वाली 19 अप्रैल को जो युवा है, उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटें हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, और 4 जून को हम अब की बार 400 पार जो हमारे प्रधानमंत्री नारा दिया है वो करने जा रहे हैं। 400 पार कैसे? 400 क्या? 400 देखिए, 400 पार का जो हमारा नारा है वो हमारे अलायंस को, एनडीए अलायंस के साथ है, और अब की बार हम लोग जो है वो 400 पार होने जा रहे हैं। आपका अलायंस क्या कहता है? आपका अलायंस दमदार है या नहीं है? तो 400 पार का बिल्कुल बिल्कुल सरकार बदलने जा रही है, और निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे। आप ये सोचिए, देश का युवा किस तरह आप देखें, युवाओं को किस तरह से भटकाया जा रहा है। उनको ये नहीं पता कि महंगाई है, उनको ये नहीं पता कि रोजगार नहीं है लोगों के पास। उनको एक सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये बताया गया कि विकास। हाँ, सच में विकास बहुत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास तो हुआ है, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार सिर्फ स्वयं और कुछ जो व्यवसायी बड़े अंबानी अडानी जैसे लोगों को, उन्हीं का विकास हुआ है। आम जनमानस का कहाँ विकास? आप बताइए, कोई रिकॉर्ड, कोई आंकड़े तो बताए हमने ये विकास किया है, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर के। विकास जो है वो दिखाई दे रहा है। आप उत्तराखंड की बात करें, पर्यटन निर्धारित हमारा जो है राज्य है, यहाँ पे सड़क मार्ग आप देखिए, बद्री केदार जो हमारे 4 धाम है, बद्री केदार में पिछले साल कितने यात्री आए थे, जरा इनसे पूछिए। 2 करोड़ की, बहन जी, 2 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, और 6 करोड़ हमारे यात्री आए हैं पिछले साल। हमारा पूरा का पूरा प्रदेश जो है पर्यटन पे निर्धारित है। हमारे प्रदेश का जो रोजगार है वो इस चीज से कितना बड़ा है, हमारी होटल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने होम स्टे का जो नारा दिया था, मैं कह रहा हूँ कि आज ऊपर हर कोने में लोग होम स्टे के लोग जा रहे हैं। जो पहले ये नारे इनके टाइम में चला गए थे, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी काम नहीं आता, आज पहाड़ का युवा वापस अपने घरों में आके रोजगार कर रहा है, और इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? पलायन तो बहुत हो रहा है, अभी कहाँ पलायन रुका है? ऐसा नहीं है साहब, पलायन, लोग अपनी होटल इंडस्ट्री इतना डेवलप, देखिए हर चीज में हमारे जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी थे, उन्होंने हर चीज को पर्यटन इंडस्ट्री के साथ जोड़ के जो विकास को किया। आज हमारे यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे, चारों धाम में अच्छा, जो आपके और जो मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ काम नहीं किया? डॉक्टर निशंक भी मुख्यमंत्री रहे, वो तो यहाँ के 2 बार सांसद रहे। बीसी खंडूड़ी यहाँ मुख्यमंत्री रहे। क्या मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि वो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में कितना काम हुआ मैं इसी को बता रहा हूँ। हमारे हर मुख्यमंत्री ने काम किया, तभी तो देखिए 2022 में क्या सरकार रिपीट नहीं हुई हमारी? 2022 में हम वापस आए हैं ना। पर वो अच्छा काम कर रहे थे, उनको एक छोटा सा सवाल है, वो अच्छा काम कर रहे थे, उनको हटा दिया गया था सीएम पद से। देखिए मेरी एक बात सुनिए, ये जो है हमारा पार्टी के आलाकमान इस चीज को देखते हैं, ना तो मैं इस चीज को बोलने का अधिकारी हूँ और ना मैं इस लायक हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। हमारी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे जो उसके अधिकारी है वो इस चीज को देखते हैं, किसको लड़ाना है, किसको लड़वाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। आपका कहना है कि रोजगार भरपूर है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, महंगाई भी कम है, मिश्रा जी, बीजेपी का मतलब है भ्रष्ट जानलेवा पार्टी। ये लोगों की जान ले रही है। चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में लोगों को सिलेंडर नहीं मिले, लोग हॉस्पिटल के बाहर मर गए, लोगों ने अपने पार्कों के बाहर अपने लोगों को जलाया। ये चल रहा है। इनके 3 कार्यकर्ता है, ईडी, सीबीआई और ये आपकी ब्रिटेन का हाल नहीं देखा। आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। मोदी जी देश को बचाने वाले थे। 1 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तान में मर गया। कितनी जनसंख्या है आपकी? कहाँ उनको क्या जवाब देंगे? लोग खाली हो गए हॉस्पिटल में, लोगों ने अपने घर बेच के पैसे लगा दिए। पूरा इटली जो है वो सड़कों पर ऐसे हो गया। अभी चलिए थोड़ा आएंगे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आपके जो प्रत्याशी? देखिए हमारा जो मुद्दा है सबसे बड़ा वो है विकास, और हम विकास को लेके ही लड़ रहे हैं। और विकास के मुद्दे पे पूरा जो
प्रदेश है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है और मैं आपको 4 जून को दिखाऊंगा 5 सीटें हम लोग यहाँ से जीतने जा रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में है? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी जनसभाएं कर रहे हैं, न्याय यात्राएं निकाली जा रही हैं। देखिए, हरिद्वार लोकसभा, यहाँ जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है और बेरोजगार है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। आप ये बताइए पूर्व में निशंक साहब जब यहाँ पे सांसद थे, वो कोरोना जैसे विकट समय में वो लापता रहे। उनको ढूंढने के लिए पोस्टरबाजी की गई कि भाई कहाँ हमारे सांसद महोदय। कोरोना में उन्होंने जनता के बीच में आने का बिल्कुल काम नहीं किया। लोग यहाँ परेशान थे, उनका फर्ज बनता था वो यहाँ की जनता के बीच में आया और उनके लगातार जनता के बिल्कुल लापता। लगातार मोदी किचन चली है। जेपी नड्डा जी अभी ऋषिकुल ग्राउंड में आए थे, इनके सारी 25% लोग थे, 75% कुर्सियां खाली थी, जनाधार नहीं है इनके पास। तो ये था हरिद्वार संसदीय सीट का जो राजनीतिक समीकरण। वो यहाँ वादे हैं, दावे हैं, अलग अलग तरीके के दावे हैं। हर एक पार्टी के उम्मीदवार दावा कर रहे हैं कि उन्हीं का उम्मीदवार जीतेगा। बीजेपी 2014-2019 में यहाँ से 5 लोकसभा की सीटें जीत करके आई। इस बार कहा जा रहा है कि हैट्रिक लगाएगी। उधर मुद्दों की अगर बात करें तो न्याय यात्रा है, गारंटी है, दोनों तरफ गारंटियां टकरा रही हैं। कांग्रेस कहती है कि इस बार 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस सीट पर जो सबसे बड़ी सीट है, हॉट सीट है, सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, यहाँ पर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो साख है वो दांव पर है। क्योंकि निर्दलियों के बीच में जो प्रत्याशी हैं वो चुनौती मान रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के उम्मीदवार हैं और इसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं वो भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके जो पुत्र हैं वीरेंद्र रावत वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब मां गंगा जनता किसको आशीर्वाद देती है, इसके लिए तो 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी ये सफर जारी रहेगा। मेरे सहयोगी सौरभ के साथ, मेरे सहयोगी मोनू राजपूत के साथ, मेरे सहयोगी यश कल्याण जी के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, हरिद्वार।